आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं हिंदी प्रवक्ता श्रमजी सन 2024 की परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न, उसके मॉडल्स प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए जानते हैं क्या होगा। यह प्रश्न पत्र आपका दो खंडों में होगा, खंड का और खंड खा। खंड का में गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे और खंड खा संस्कृत से जुड़ा हुआ होगा और शेष प्रश्न भी उसी में ऐड कर दिए जाएंगे। सारी बातें यहां आपको धीरे धीरे मालूम होती चलेंगी। खंड का में जो पहला प्रश्न होगा वो संस्कृत साहित्य नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के विकास पर आधारित, वो भी गद्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न होगा। और इसका जो दूसरा भाग होगा वो पद्य के इतिहास पर आधारित होगा। ये 5-5 नंबर का होगा। कुल मिला के गद्य के इतिहास और पद्य के इतिहास पर आधारित 10 नंबर क्वेश्चन होंगे। देखिए कैसे इस टाइप के आ सकते हैं। कहता है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा, जो ऑप्शन सही होगा, वो अपनी जो है उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, नहीं। आगे है बालकृष्ण भट्ट, सही है। राधाचरण गोस्वामी, नहीं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, ये भी नहीं। सही उत्तर हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, ये भी जानिए। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबरी का संपादन किया था। ये भी आप जान लीजिए, हो सकता है इनका ना पूछ करके इनका पूछ ले, याद रखिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबरी का संपादन किया था और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। हो सकता आगे आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? आपका उत्तर मिल गया प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ आ गया उत्तर प्रताप नारायण मिश्र। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, सही उत्तर है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। आप उतार लेंगे। अगला है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद, नहीं। आर्तेंदु हरिश्चंद्र, नहीं। लाला श्रीनिवास दास, ये है श्रीनिवास दास वहां लिखा है, मतलब जो भी है ऑप्शन गा सही है, श्रीनिवास दास। और राम कुमार वर्मा भी नहीं। आगे देखते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। यूं देखिए, अगर इनका प्रथम संपादक पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास है। थोड़ा सा क्वेश्चन उलझाऊ हो गया है। प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास ही है। ये 1900 में इन्होंने शुरू किया था इस पत्रिका का संपादन, लेकिन 2 वर्षों तक किए थे। जब तीसरा वर्ष लगा सन 1903, तो वहां से इस पत्रिका की कमान जो संभाली थी वो किसने संभाली थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके आगे से लेकर कई वर्षों तक संपादन किए थे। ऐसा भी दिया जा सकता है, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, यहां प्रथम शब्द हट जाए, प्रथम शब्द हट जाता है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, सिर्फ इतना रहता है, तो आप बहुमते विजयते फार्मूले के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर दीजिएगा। याद रहे प्रश्न किस तरीके से घूम रहा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं और ऑप्शन में भले श्याम सुंदर दास रहेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप वरीयता दीजिएगा। लेकिन अगर प्रथम संपादक शब्द आ जाएगा तो ये दीजिएगा श्याम सुंदर दास। यही प्रश्न इस तरीके से भी आता है, सन 1903 ईस्वी में किस पत्रिका का संपादन हुआ? तो सही उत्तर होगा सन 1903 ईस्वी में किसने कमान संभाली थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कन्फर्म हो गया। ऐसे भी इसको पूछा जाता है घुमा फिरा के। या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? तो सही उत्तर होगा सन 1903। आगे हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, या उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला है हंस पत्रिका के संपादक, इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद।
अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ये गद्यांश दिया गया होगा, उसको पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। कहता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इस पर आधारित क्वेश्चन यहां दिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल। इस पूरे पाठ को देख लीजिएगा और इनका जीवन परिचय भी याद कर लीजिएगा। संभावना है इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। यहां तो सिर्फ आपको एक नमूना दिया गया है। लेशन बहुत बड़ा है, लेशन का कोई दूसरा पैरा भी दिया जा सकता है। आगे कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहां आप रेखांकित किए हैं जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। आपको कुछ नहीं करना है, हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर कुछ भी आपको नहीं आता है तो ये रेखांकन शब्द हटा दीजिएगा और ये जो इसकी शब्दावली है इसको थोड़ा सा उलट फेर करके अपनी भाषा शैली में लिख दीजिएगा। व्याख्या हो गई। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं वो न जाने कितने आर्य और आर्येतर जनों की संस्कृतियों के अलौकिक मिश्रण हैं। अद्भुत मिश्रण है, अलौकिक मिश्रण है। बस थोड़े से शब्दों को इधर उधर आप करके, इमरजेंसी की बात करता हूं, आपका काम चल जाएगा और आप विशेष जानते हैं, ठीक तरीके से व्याख्यायित करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ना की स्थिति में बता रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, बट किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं। आगे कहता है महामानव समुद्र। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो ऑप्शन में यहां जाइएगा, देखिएगा दिया गया है भारतवर्ष को, यहां भारतवर्ष को, उसी में आंसर छिपा है। अगला कहता है भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का, यह हो जाएगा इनका सहयोग रहा है। या इसका एक उत्तर और भी बन जाएगा, यहाँ ये सब आए, शक आए, आर्य आए, शक, हूण, तमाम सा नाग, यक्ष, तो ये सब इसमें से कुछ आर्य है कुछ आर्येतर है। तो आर्य और आर्येतर दोनों का सहयोग इसमें रहा है इसको बनाने में। तो भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो चाहे लिख दे शक, हूण और आर्य इनका, या फिर दीजिए तमाम से आर्य और आर्येतर उपादानों का सहयोग रहा। चलिए आगे है आर्य, शक, हूण कहां आए? भारतवर्ष में आए, सीधा समझ। अगला है अथवा। ये दो होगा, एक को पढ़ना है, आंसर देना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन पहले वाले गद्यांश का दे दो और 2 क्वेश्चन दूसरे वाले गद्यांश का दे दो, 5 क्वेश्चन तो हो गया, 4 हमारा जो है कोई बात ही नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर एक क्वेश्चन इसका आप कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन इसी गद्यांश के करने होंगे और दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश का कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन इसके, मतलब किसी एक ही गद्यांश को पढ़कर उत्तर आपको देना है, दोनों को टकराना है। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये पढ़ लिया आप। कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो इसके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इस पाठ को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरे पाठ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाठ 3 भाग में है, एक है भूमि, दूसरा है जन और तीसरा है संस्कृति। किसी न किसी भाग से हर बार पूछता है। इस बार ये जन से दिया गया है, हो सकता है भूमि से दे दे, हो सकता है संस्कृति से दे दे। एक ही पाठ आपका 3 भाग में बटा है, भूमि, जन और संस्कृति। तो
ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब वो गद्यांश का खेल खत्म हो गया। पद्यांश में भी 2 होगा, किसी एक को पढ़ के और आंसर देना होगा। यहाँ देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तस तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना। कहता है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पवन दूतिका। पद्यांश के शीर्षक का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देख लीजिएगा, पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और पैरा भी दिया जा सकता है, उस पे आधारित क्वेश्चन दिया जा सकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे ही थोड़ा सा कहीं रेखांकित करेगा 1-2 लाइन और उसी की व्याख्या आपको करनी है। तो हेडिंग आप डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, कुछ नहीं, ये जो पद्यांश की भाषा में लिखा गया है इसको आप गद्यांश की भाषा में कर दोगे, यानी पद्यांश की भाषा शैली को आप गद्यांश में बदल देंगे। जैसे कहते हैं, जो ही मेरा भवन तस तू, जैसे ही मेरे घर को मेरे भवन को छोड़कर तू थोड़ा सा भी माने थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगी हे पवन, वैसे ही शोभा वाली सुखद कितनी मंच कुंजे मिलेगी, उसे अत्यंत शोभायमान और सुख प्रदान करने वाली न वाली कितनी न मालूम कितनी कोमल लताएं तुम्हें मिलेंगी और उनकी छाया भी बड़ी प्रिय है, अच्छी है, और वहां मृदुल स्वर हो रहे होंगे, मधुर स्वर भी हो रहे होंगे। मोह लेंगी तुझे वे अपने प्यारी छाया और मृदुल स्वर से तुम्हें मोहित कर लेंगी, लेकिन तो भी मेरे दुख को देखकर और सोचकर वहां रुकना नहीं, आगे बढ़ जाना। ऐसा ना हो कि वहीं जाकर तुम विश्राम करने लगना। बस इस टाइप आपको चेंज करके दे देना है। आगे है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती है? सीधी सी बात है, पवन के। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? यहां दिया है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। कंज से कमल के समान उनके नेत्र हैं और कैसे हैं? नौ जलद, नवीन बादल की कांति के समान उनका वर्ण, ये उनका वो हो गया कृष्ण का सौंदर्य। आगे है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, तो सीधी सी बात है, राधा वियोग की व्यथा से व्याकुल है, कंफर्म है। अगला है, या तो इसको पढ़ो और उत्तर दो। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो है आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ये बताते हैं, कहता है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ये हो गया। इस पूरे पाठ को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हो सकता दूसरा कोई पैराग्राफ दे दे, बट कंफर्म है जहां तक मानना इसमें से आएगा, बहुत आता है, कोई और पैरा भी आ सकता है। पूरे पहले को देख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बस यही है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कैकेयी कहती है कि युग युगांतर तक ये कठोर कहानी चलती रहे, कि लोग कहें रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था, महास्वार्थ ने घेर रखा था, लोग मुझे धिक्कारें और प्रत्येक जन्म में मैं अपने उस धिक्कार को सुनूं, मतलब उसका एक तरीके से उसकी जो मनोव्यथा है, उसकी जो आत्मग्लानि है, वो इसमें करता है। उपर्युक्त ये भी हो गया। किसने प्रयासित किया है? पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, ये क्वेश्चन है। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग ये कहते आए हैं, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र पुत्र ही होता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, आज तक लोग यही कहते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर ये है। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, इसका उत्तर यह है कि आज तक लोग ये कहते आए हैं माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। किसने प्रयासित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, कैकेयी ने पश्चाताप किया है। मिल गया इसका आंसर। कहता है कि इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप है, कैकेयी को इस बात का पश्चाताप है कि वह अपने ही पुत्र भरत को ठीक से समझ नहीं पाई, उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाई, उसके त्याग को समझ नहीं पाई। अगला क्वेश्चन है 5। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ 3 लेखक दिए गए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसको याद कर लीजिएगा, संभावित इसमें से कुछ आपको मिल जाए। इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट होगा, ये 5 का होगा, ये 5 का खा होगा, या 1 होगा तो ये 2 होगा। तो एक वाला पार्ट जो होगा उसका 5वें का वो लेखक पर डिपेंड है और दूसरा आपके कवियों पर डिपेंड है। देखिए यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ कवि है सब टोटल अयोध्या उपाध्याय हरिओद, वही जो अभी हमने आपको बताया पवन दूती का है रचना। अगला जयशंकर प्रसाद, इनके लेखन का नाम है श्रद्धा मनु, आ सकता है याद रखना टाइटल, श्रद्धा मनु। वो क्या नाम आपके सिलेबस में शामिल है, इसको भी देख लीजिएगा, श्रद्धा मनु वाले। मैथिली शरण बुक कैकेयी का अनुताप, इसमें से पैरा दिया गया है, इनको भी देख लीजिएगा जीवन परिचय के रूप में। वो तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे नीले वितान के तले दीप पहुंच जागे, यहाँ से लेशन आपका शुरू होता है। इनका लेशन, इस लेशन को भी देख लीजिएगा और इनका जीवन परिचय भी देख लीजिएगा। ऐसे प्रसाद के लेशन को भी देख लीजिएगा। श्रद्धा मनु को कौन तुम संसित जंत तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप, यहाँ से शुरू होता है लेसन आपके पाठ्यक्रम में, देख लीजिएगा। अगला है कहानी पर डिपेंड होगा, लाठी अथवा पंचलाइट या पंचलाइट अथवा लाठी। कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यह करना है, या पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु आप लिखिए। आप अपनी भाषा शैली में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, स्टोरी याद करके। सिर्फ वही नहीं कि छाप देना, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी भाषा शैली में लिखिएगा। स्टोरी आपको याद होगी, हम आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां होगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप यह हर जनपद के लिए अलग अलग होता है। आपके जो जनपद में चलता है खंड काव्य वो है श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार पर जो प्रश्न होगा वो एक क्वेश्चन आपको करना है, या तो उसकी कथा वस्तु पूछ ले, या हो सकता है कि किसी सर्ग का सारांश पूछ ले, फला सर्ग का सारांश लिखिए। और अगला क्वेश्चन अक्सर नायक का चरित्र चित्रण पूछता है, नायक का चरित्र चित्रण पूछ, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण ये भी पूछ सकता है। बट ये ज्यादा संभावना है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आप हेडिंग डाल के एक एक पॉइंट को लिखिएगा, जैसे पितृभक्त, सत्यवादी, अहिंसावादी, आत्मसंयमी, त्यागी, तपस्वी, तमाम सी हेडिंगें उनकी बनती हैं। वो सब हेडिंग डाल डाल के आप जो है लिखिएगा, 2-4 हेडिंग डालिएगा, उसके बाद उसमें लिख लीजिएगा, मैटर आपको मिल जाएगा, बुक में डिटेल में दिया गया। अगला खंड था, मैंने बताया था ये संस्कृत पे डिपेंड होगा। ये थोड़ा आपके ये दिक्कत होता है, मैं इसको ठीक से प्रोनाउंसिएशन करके अर्थ भी बता दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। यह आपको अनुवाद करना होगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, ये देखिए। तो इसका जब आप संदर्भ लिखेंगे तो याद रहे, पाठ का नाम तो लिखेंगे मगर लेखक और कवि का नाम संस्कृत में लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। सीधे आप डालेंगे संस्कृत साहित्य से डैश 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 गीर्वाण भारती इति, हो गया डायरेक्ट। संदर्भ प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अब जिससे लिया गया है, इस पाठ से लिया गया है। संस्कृत भाषाया महत्व, संस्कृत भाषाया महत्व 9 पाठ से लिया गया है, ठीक। अब उसके नीचे अनुवाद, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास, कवि कुल गुरु कालिदास है, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च और दूसरे भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि स्वकीयई ग्रंथ रत्नई अद्यापि पाठशालां वृद्धि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समं सम्मानीया वंदनीया च
यह तो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतम एकत्वं च संस्कृतेन सुरक्षितम शक्यन्ते इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति तथा सुषुप्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती। इसका अनुवाद दे दे। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुरुगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता के स्वातंत्र्य की, गौरव की, अखंडता की और सांस्कृतिक एकता की संस्कृतेन सुरक्षितम, रक्षा संस्कृत से ही सुरक्षित रख सकते हैं या कर सकते हैं। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में प्राचीनतमा, सबसे पुरानी और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक कहा गया, भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य और मधुर, दिव्य गीर्वाण भारती, अलौकिक संस्कृत भाषा। अथवा इसका अनुवाद आप ठीक वैसे ही महामनस्वी ने डैश डैश डैश, फिर लास्ट में अंतिम जहां तक रहेगा भाजनम अभवत या सम्मान भाजनम अभवत। फिर वैसे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेसन है, इस पूरे लेसन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और हम बात करना भी जान लीजिएगा, किसी भी पैरे को पूछा जा सकता है। महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में स्थित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। यह प्रयाग में ही स्थित संस्कृत पाठशाला और राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिए, मतलब अध्यापन कार्य आरंभ, पढ़ाना आरंभ कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषा से लोगों के मन को मोहित किए, अतः इनके सुहृदमान मित्र उनको प्राण विभाग पदवी, वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किए। उनके अनुसार यह कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्म माने होता है वकीली का कार्य, वकील का कार्य करना आरंभ किए। विधेय माने कानून के, कानून के विशिष्ट ज्ञान से, मधुर भाषण से, उदार व्यवहार से और उदार व्यवहार से शीघ्र ही मित्रों के तथा न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। ये हो गया। इस पूरे पाठ को देख लीजिएगा, बहुत आता है ये महामना मालवीय लेशन को। अगला क्वेश्चन 8वां, दिए गए श्लोक में से, मतलब ये श्लोक पर डिपेंड होगा, किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद, तो यह है आपका। फिर वैसे ही सुखार्थी ने तो डैश 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 सुखम, यहां तक संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अब किस पाठ से लिया गया है? इसका नाम है सुभाषित रत्नान। सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है और ये दूसरा भी सुभाषित रत्नान से है। अक्सर इसमें से एक आता है, पूरे लेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, किसी भी श्लोक को पूछा जा सकता है। सुभाषित रत्नान वाला लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अगला है विद्या विवाद आए, मतलब इसको करो या इसको करो। विद्या विवाद आए धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ वो होगा विद्या विवाद के लिए किसकी? दुष्ट की। पहले जो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को हर प्रकार से पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। मगर सज्जन की इसके विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये इसका अर्थ। आगे है मुहावरों और लोकोक्तियों से जुड़ा क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। लाल पीला होना, घर फूंक तमाशा देखना, 9-2-11 होना, आंखों का तारा होना, तो इसमें से किसी एक का आपको करना है। इस तरीके से दिया होगा, जो आपको समझ में आएगा उसका आप एक का अर्थ बता के आप करिए कर देना।
जैसे आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हाँ, तो आप कर सकते हैं, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आगे है निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश। ये गद्यांश अपठित होगा। ये क्वेश्चन आपका जो 10वां है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़ाया नहीं गया है, वो अपने पास से कुछ गद्यांश लिख करके दे देगा, उसको पढ़ेंगे और फिर उस पर डिपेंड नीचे कुछ क्वेश्चन किया गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन किया गया है, गद्यांश के आधार पर बताइए, गद्यांश के आधार पर बताइए बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। यहाँ ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, ये ऑप्शन दिया है। अब इस गद्यांश में आपको मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब गद्यांश को पढ़ना और उसका आंसर जो नीचे दिया गया है वो भी ऑप्शनल है, उसी पर निशान करना है। ये अपठित होगा, आपके विवेक पर डिपेंड है, आप अपने हिसाब से करिएगा। अब इसका एक अथवा करके दिया है, चाहे उस गद्यांश को पढ़िएगा अथवा एक पोएम टाइप में दिया होगा, कविता, उस कविता को पढ़िएगा और कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा जो आपको समझ में आएगा। गद्यांश वाला पार्ट समझ में आता है तो गद्यांश वाले पार्ट को पढ़ के उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, और अगर वो नहीं समझ में आता है तो पद्यांश वाले को पढ़िएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर आप दीजिएगा। यहाँ देखिए पद्यांश दिया है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय पर्व था झलक रहा, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ आओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। ये आपका पद्यांश है, इस पे डिपेंड क्वेश्चन है, इसे वैसे ही है। कहता है कि काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पाया, तो उसमें आया है, पूरी कविता को हम पढ़ डाले हैं, बिटिया के रूप में पाया था, उसका बचपन उसकी बिटिया के रूप में बनकर आया था, तो अपनी बिटिया के रूप में यहाँ ऑप्शन। तो ऐसे जो ऑप्शन सही होगा उसको ध्यान से पढ़िएगा और निशान आप लगा दीजिए। कवयित्री ने बरसों से किसकी खोज की थी, तो अपने बचपन की खोज कर रही थी, जो बिटिया के रूप में उसे मिला। मैं समझता हूँ ये पूरा आप समझ चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां पारा, ये निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मतलब दो शब्द मिलते जुलते होंगे और उसके अर्थ नीचे दिए गए होंगे ऑप्शन के रूप में, लेकिन एक नहीं कई ऑप्शन होंगे, उनमें जो सटीक होगा वही आपको लिखना होगा। यहाँ देख सकते हैं अभिराम अभिराम, तो इसका अर्थ होता है अभिराम माने सुंदर और अभिराम माने लगातार, मतलब सेट होना चाहिए सुंदर और लगातार। ये अर्थ जहां होगा उसी ऑप्शन को हम सही मानेंगे। सुंदर और लगातार मतलब ऑप्शन पहला सही। ऐसे अंबुज अम्बुज, अंबुज माने होता है कमल और अम्बुज माने होता है बादल, तो अब ये ऑप्शन जहां होगा वही सही है, कमल और बादल, ये आपका सही है। अब इसका अगला खा पार्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ, कपि द्विज, एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। अब जैसे द्विज को आपने लिया तो इसके दो अर्थ बता दीजिए, द्विज माने दांत, द्विज माने पक्षी, अरे द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, पर दो ही आपको बताना है, तो इस तरीके से दो आंसर बता दीजिए। अली माने भौरा भी होता है, अली माने सखी भी होता है। फिलहाल निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए।
वाक्यांश दिया गया होगा और उसका जो शब्द है वो भी दिया गया होगा, बस जो सटीक होगा उसी को सिलेक्ट करके आपको लिखना है। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञान, अल्पज्ञ, अज्ञानी, अज्ञेय। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। अतुलनीय गलत, श्रेष्ठ गलत, असमान गलत, अद्वितीय। बस इस तरीके से क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हाँ, ये आपको ऑप्शन नहीं है बल्कि स्वयं शुद्ध करना है। कौन में दोष नहीं है या कौन में दोष नहीं होता। यहां ऑप्शन में दो जगह गलती है, इस सेंटेंस में दो जगह गलती है। एक गलती तो आप पकड़ के बोल दिए धीरे से कि किसमें दोष नहीं होता, है ना, क्योंकि यहां होता है। और यहां देखिए कौन, ये बहुवचन है। किस, इसका एक वचन होता है और किन भी बहुवचन होता है। कौन ये बहुवचन में है और होता है एक वचन में है। इसका मतलब इन दोनों का कंबाइंड ठीक नहीं है। इसको भी एक वचन में किया जाए तो हो जाएगा कि किस में दोष नहीं होता, तो भी एक जगह गलत है। ध्यान दीजिएगा कहां गलत हो रहा है। यहां आपका फुल स्टॉप के जगह क्वेश्चन मार्क का होना चाहिए, इत्यादि बातें भी ध्यान रखिएगा। यहां जो फुल स्टॉप लगा दिया है इसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क का होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क का लगाया है तो एक ही जगह चेंज करेंगे। आगे देखते हैं। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, नहीं, सेब को काट कर बच्चे को खिलाओ, पलट जाएगा पासा। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, गलत है, कवित्री की स्पेलिंग यहां मिस किया है। कवयित्री हैं, क्या हो जाएगा। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। मेरे को अभी जाना है, नहीं मुझे। ठीक, अगला श्रृंगार रस अथवा करुण रस, क्या स्थायी भाव के साथ परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो रस देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में 2-3 रस हैं, वैसे इन दोनों में से एक आप पा जाएंगे। ठीक है, श्रृंगार रस बेस्ट मार के उसका स्थायी भाव रति होता है। परिभाषा वही है, जब सहृदय के हृदय में रति नामक का स्थायी भाव का संयोग विभाव भाव संचारी भाव से होता है तो श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इस श्रृंगार रस के साथ और कोई ऑप्शन में है और आपको आ रहा है तो श्रृंगार वाले को मत करिएगा, ये करुण वाले को कर दीजिएगा। अगर इसके साथ अथवा करके ऑप्शन में कुछ भी देता है तो इसको ना करके पहले उसको कर दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि इसको लिखेंगे तो आपको 2 गुना समय लगेगा। श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग, तो पता चलेगा कि 2 लिखो। इसके 2 भेद होते हैं, नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। अरे यार, तब तक तो आपका 1-2 क्वेश्चन आगे, समय कम पड़ जाएगा ना। इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। तो चलिए इसको हम बता देते हैं, श्रृंगार रस के दोनों पार्ट। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है। परिभाषा, जब से हृदय के हृदय में रति नामक का स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। इसके 2 भेद हैं, नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग। अब संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका आमने सामने होते हैं, तो होता है जैसे कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद। कौन हो तुम, नहीं सामने पूछ रहा है कोई किसी से, अब समझ लो। और वियोग में अलग रहेंगे दोनों, जैसे अरे बता दो मुझे दया कर कहां प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। खोज रही है, अलग है दोनों। तो इस तरीके से सोच करके दोनों आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। और करुण रस आप लिखते हैं तो डायरेक्ट 2 भेद नहीं लिखने हैं, ठीक है। इसका स्थायी भाव शोक, परिभाषा वैसे ही है, जब हृदय के हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव भाव संचारी भाव से होता है तो करुण रस की अनुभूति होती है। आप चाहें तो इस परिभाषा को आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं, लेकिन रस के सामने जो अस्थायी भाव लिखना वो गलत मत करना। अब जैसे करुण रस का अस्थायी भाव शोक है तो उसके सामने शोक ही होना चाहिए, वो गलत मत करना। बाकी परिभाषा आप अपने ढंग से चेंज कर सकते हो, उदाहरण अपने ढंग से भी बना सकते हो। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। सुना ना। अगला अलंकार से रिलेटेड होगा, मतलब 12वां क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में का खा गा।
पहले में अलंकार पूछा है और दूसरे में कह रहा है पहले में रस पूछा है और खा वाले में आपका अलंकार से रिलेटेड है, अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार। वैसे उम्मीद है दोनों में से एक आएगा। अनुप्रास अलंकार जहां बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे आपने वो याद किया है ना, तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं। हाँ, तो इस तरीके से ये, अब इसके उपभेद होते हैं बेटा, 5 उपभेद होते हैं, लेकिन वो आपको उपभेद इसमें नहीं बताना है, आपके लेवल पर नहीं है, हटाओ बस, हो गया उदाहरण हो गया। अथवा उपमा अलंकार जहां समान गुणधर्म के कारण एक वस्तु की समानता या बराबरी या उपमा दूसरी वस्तु की जाती है, उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, भगवान के पैर हैं वो कमल की तरह, ऐसा है। तो आप देख लीजिएगा, उपमा और उत्प्रेक्षा भी इसके अलावा देख लीजिएगा, कंफर्म है उपमा उत्प्रेक्षा में से एक आएगा। आगे है चौपाई अथवा कुंडलिया छंद, उदाहरण सहित। तो चौपाई या सम्मात्रिक छंद है, चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आप रामायण की कोई चौपाई सुने होंगे तो उसको भी लिख दोगे चलेगा। जैसे कारण कवन नाथ मुहि मारा, मैं बेरी सुग्रीवन प्यारा, हो गया, इतने से काम चल जाएगा। और इंटर में तो एक लेसन चौपाई पूरा भरा पड़ा है, जानते हो कौन सा? तुलसीदास का है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। भायप भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरणु, जो कछु कहब थोर सकी होई, राम बंधु अस काहन होई, वो पूरी चौपाई ही है, फर्स्ट ईयर में ही है, तुलसीदास का है। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति की प्रबंधक अथवा प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। पत्र लेखन अपने हिसाब से बुक में देख लीजिएगा, उसी शैली में लिखिएगा। हाँ, एक बात और है, जब किसी पद पर नियुक्ति के लिए पत्र लिखिएगा तो वहां आप अपनी डिग्री भी दिखाएंगे, ठीक है, डिग्री का ब्यौरा देंगे। लेकिन अगर ये नियुक्ति के लिए पत्र नहीं, अदरवाइज दूसरी चीज के लिए है, तो डिग्री देने की जरूरत नहीं। कहता है अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखते हैं, ये पत्र लेखन अगला क्वेश्चन होगा। आप इसको देख लीजिएगा बुक में, कंफर्म में आएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ है देशाटन, मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार, इसी का नाम, विज्ञान वरदान। इसके अलावा भी आप चाहें तो कुछ समसामयिक विषयों पर भी सोच कर लिख सकते हैं, वो भी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, बेरोजगारी समस्या और समाधान, ये भी आ सकता है। अगर वो आपको टफ लगता है तो ये तो आपकी जनरल चीजें हैं, आप जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, जनसंख्या वृद्धि का कारण और उसका निवारण क्या है, वनों का महत्व इत्यादि विषय भी आपके सिलेबस में हैं, उससे भी निबंध आ सकता है। फिलहाल हम आशा करते हैं बात समझ गए होंगे, अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे, नहीं एकदम फर्स्ट से फर्स्ट आएंगे, टॉप करके आएंगे, हम ऐसी आशा व्यक्त करते हैं आपकी भविष्य। जय